हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज शावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम डी एलएलबी 2021 एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ बीएचयू एलएलबी 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। दिस इज पार्ट 1 ऑफ लेक्चर 4 और इसमें हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर पर, टेलीग्राम पर @नॉलेज शावर, और अगर ट्विटर पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो @आई शिवम पांडे_ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप हमसे मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is part 1 of our lecture 4 and the first question of our first part, in which we are going to discuss about constitution law, that is important questions of constitution law. The first question is, the writ of prohibition issued by the Supreme Court or the High Court is issued against. तो writ of prohibition किसके अगेंस्ट इशू की जाती है? देखिए, जो writ of prohibition होता है ये हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को कि भाई तुम अपनी लिमिट्स में रहो, ठीक है, जितनी पावर तुम्हें दे रखी है उतनी पावर एक्सरसाइज करो। सो ये किसको इशू किया जाता है? इट इज इशूड टू या अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। Question number 2, the preamble to the Constitution of India secures justice, liberty and equality and fraternity too. हमारा जो preamble है वो justice, liberty and equality and fraternity की बात करता है। तो किसके बारे में बात करता है? किसको देता है जस्टिस या सिक्योर करने की बात करता है? किसके जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को या फ्रेटर्निटी को सिक्योर करने की बात करता है? तो सारे सिटीजन्स की, पर्सन नहीं। क्यों? पर्सन में कैसे लोग आ जाते हैं? पर्सन में आपके लीगल पर्सन्स भी आ जाते हैं और आपके ऑल पर्सन्स में फॉरेनर्स भी आ जाते हैं। सो पर्सन नहीं होगा, केवल इंडियन सिटीजन की बात करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं, सो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। इसके साथ साथ जो हमारा प्रियम्बल है एक ही बार अमेंड हुआ है और ये अमेंड हुआ है ओनली बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन। फंडामेंटल राइट जो है हमारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ये किस पे बेस्ड है? तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट हमने कहां से बोरो किया है? यूएस से बोरो किया है। तो ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फंडामेंटल राइट क्या है? लिमिटेशंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट में, इसलिए बिल ऑफ राइट यूएसए विद इनबिल्ट लिमिटेशंस। सो हमारा फंडामेंटल राइट जो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 3 को हम और क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 इज फॉर। सो आर्टिकल 15 में जो प्रोहिबिशन है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये किसको अवेलेबल होता है? सो बेसिकली क्या, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। वो कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, इनके अंडर जो फंडामेंटल राइट है वो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल सिटीजन को ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे बात हुई है आर्टिकल 15 के प्रोहिबिशन के, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। सो ऑब्वियसली केवल और केवल किसको अवेलेबल है? ये सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। बाकी सारे राइट सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर राइट है ये केवल और केवल सिटीजन को ही अवेलेबल है आर्टिकल 15 में जो है। इसके साथ साथ आर्टिकल 15(2) है। देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि फंडामेंटल राइट आप किसके अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो? स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स करवा सकते हो। लेकिन कुछ एक फंडामेंटल राइट होते हैं जो आप प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्स करवा सकते हो, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया आर्टिकल 17 में। इसके साथ साथ आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये भी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी की ही बात करता है इम्प्लाइड वे में। कैसे? क्योंकि ये बात करता है कोई वेल हो गया या वेल हो गया जैसे पानी भरने की जगह, या पब्लिक की कोई जगह हो गई, या बस हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे आप किसी भी व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते या डिस्क्रिमिनेट
नहीं कर सकती, भाई तू नहीं आ सकता, तू बैठ नहीं सकता, तू पानी में मर सकता, ये चीजें नहीं हो सकती। दिस इज अंडर आर्टिकल 15(2). सो दिस आर्टिकल इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। सो आर्टिकल 15 इज अवेलेबल फॉर सिटीजन्स ओनली। Question number 5. Under Article 16(4), state is empowered to make provision for reservation of appointments and post for। किसके रिजर्वेशन, किसके अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन कर सकता है स्टेट आर्टिकल 16(4) के तहत? तो वो रिजर्वेशन कर सकता है फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। किसके लिए? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। अब देखो, आप ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी बीसी और बैकवर्ड क्लास, क्या डिफरेंस है? देखो, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है वो ओबीसी की बात करता है, वेयर जो बैकवर्ड क्लास है इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, वाइडर कॉन्सेप्ट। इसमें एससी एसटी की भी बात होती है और ओबीसी की भी बात होती है, इसलिए ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। 16(4) बात करता है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन की, और ये 15(4) बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स की। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो 15(4) है, आर्टिकल 15(4), इट इज एडेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके साथ साथ नो 15(4) इज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड 15(5) इज एडेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 6. Tamil Nadu Reservation Act provides 69% reservation has been placed in which schedule? So Tamil Nadu गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन एक कैप लगाई गई थी। मंडल कमीशन का जो केस था, इंदिरा सोहाने का जो केस था, उस केस के बाद क्या हुआ था, कैप लगाई गई थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 69% रिजर्वेशन दिया था। सो ये चीज जो है ये कौन से शेड्यूल में रखी गई थी? देखो, इसको रखा गया था 9th शेड्यूल में। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल बात करता है उन चीजों की जिन पे आप जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए इनको 69% रिजर्वेशन जो है 9th शेड्यूल में रखा गया। इसके पीछे रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया बिकॉज वहां पे जो कम्युनिटीज हैं वो बैकवर्ड हैं, तो इस वजह से 69% रिजर्वेशन उनको दे दिया गया। वहां पे रिजर्वेशन कितना है? 69% तक है। अभी एक नया ओबीसी बिल जो आया, जो पास हुआ है, एक्ट बना है, उसके तहत भी अब स्टेट को राइट दे दिया जाएगा कि आप अपने स्टेट में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। देखिए, रिजर्वेशन जो है वो किस बेसिस पे दिया जाता है? एडिक्वेट, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, मतलब उस समाज का, उस पर्टिकुलर समाज का क्या गवर्नमेंट में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, इस बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे नहीं दिया जाता। प्रपोर्शनेट का मतलब ये है कि मान लीजिए 2:3 है, मतलब एक कम्युनिटी 2 रेशो में है और एक कम्युनिटी 3 रेशो में है, तो ऐसा नहीं है कि इनका 2 रेशो में आएगा, इनका 3 रेशो में व्यक्ति जो है वो ऊपर बैठे, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होता है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए इस कम्युनिटी के 300 लोग हैं और एक कम्युनिटी के 200 लोग हैं, तो इसमें से भी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, तो इसमें से भी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन मतलब एडिक्वेट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए होता, मतलब इट्स नॉट, वी डोंट गिव रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, we give reservation on the basis of adequate representation, कि whether the community is adequately represented or not। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड अबॉलिश्ड इन इंडिया? भारत में अनटचेबिलिटी अबॉलिश की गई है इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको अबॉलिश करने की बात करता है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट। Question number 8. Which one of the following is included in Article 19(1)(a)? Article 19(1)(a) जो बात किसकी करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये चीजें या इनमें से कोई एक चीज आती है? बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऑफ राइट टू नो भी उसमें इंक्लूड होता है, राइट टू रिप्लाई भी उसमें इंक्लूड होता है, और राइट टू बी साइलेंट ये भी इसमें इंक्लूड होता है। सो ऑल ऑफ द अबव आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, एंड आर्टिकल 19(1)(a) इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव।
जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे रखा है आर्टिकल 19(1)(a) का, वो 19(2) में दे रखा है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब बात ये आती है कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। तो ऑब्वियस ही चीज है, कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर हैम्पर होती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर हैम्पर हो रही है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हटा दिया जाएगा आपका, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। आप कुछ ऐसा कहते हो जिसकी वजह से जो हमारा जो फ्रेंड है, फॉरेन स्टेट है, उससे हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो आपका रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाएगा। पब्लिक ऑर्डर, अगर आप कुछ ऐसा कह रहे हो जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, तो आपका ये राइट कर्टेल किया जाएगा। इसके साथ साथ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब भारत की अखंडता और एकता के ऊपर अगर भी कोई दिक्कत होती है, तब भी आपका ये राइट जो है वो हटा दिया जाएगा, कर्टेल कर दिया जाएगा। सो दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लो और लिख लो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड, कौन से केस में यूज नहीं कर सकते? जल्दी से पढ़ के आंसर बता दो मुझे। बहुत इजी है, अभी अभी मैंने रिस्ट्रिक्शंस में आपको बता भी दिया कौन से केस में नहीं यूज कर सकते। तो आपको नहीं मिलेगा किसमें? टू इंसाइट पीपल टू वायलेंस। अगर आप लोगों को भड़का रहे हैं कि वो वायलेंस करें, तो आपका ये राइट कर्टेल कर दिया जाएगा। मतलब वही है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, आपका राइट कर्टेल कर दिया जाएगा। सो दिस इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, इनमें से कौन सा राइट क्लेम नहीं कर सकता ब्रिटिश सिटीजन जो भारत में रहता है? देखो, मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। वो कौन कौन से राइट होते हैं? आर्टिकल 15 के अंडर जो राइट है, 16 के अंदर राइट है, 15, 16, 19, 29, 30, इसके अंदर जो राइट है वो केवल और केवल सिटीजन को ही मिलेंगे, नॉन सिटीजन को नहीं मिलेंगे। बाकी सारे राइट्स जो है वो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं। 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी की, 19 बात करता है 6 फ्रीडम की, 29 बात करता है माइनॉरिटीज की, और 30 भी माइनॉरिटी के बारे में ही बात करता है। मैं डिटेल में इसको नहीं ले रहा हूं। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा राइट नहीं मिलेगा। देखो, ऑब्वियस सी चीज है, इक्वालिटी 14 है, लाइफ एंड लिबर्टी 21 है, दिस इज 21 आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल 14, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज आर्टिकल 25। तो अब बच्चा कौन सा? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, 19(1)(g), ठीक है, 19(1)(g) में आता है ना। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ब्रिटिश सिटीजन को नहीं मिलेगा। अगर वो भारतीय नागरिक होता तो उसको जरूर मिलता, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन है इसलिए उसको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। हम सेकेंड पार्ट में अब बात करेंगे लीगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।